नमस्ते बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया है और ग्रेविटेशन से बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं, ओके? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या क्या होता है एटम के अंदर? यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव प्रोटॉन्स। यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो एटम के अंदर क्या क्या रहता है अपने पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनके पास चार्ज होता है, यस। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसका बिहेवियर एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ओके? द वे प्रोटॉन बिहेव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जस्ट बिहेव्स द अपोजिट. So behavior of these charges, nature of the charge on electron and nature of charge on proton is exactly opposite. अब उसको मैथमेटिकली समझाने के लिए हमने दो मैथमेटिकली अपोजिट सिंबल पिक कर लिए, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके? तो प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया गया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया गया, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर है प्रोटॉन से चार्ज के कंपैरिजन में, या कम है जैसा नेगेटिव से हम सोचते हैं कि -2 इज लेसर देन +2. बट हियर माइनस एंड प्लस आर जस्ट सेइंग दैट whatever behavior this plus is possessing, minus is possessing just the opposite behavior. All right, now the question arises, ये पता कैसे चला कि ये चार्ज क्या होता है, ठीक है? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं विच कन्फर्म्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज. जैसे आप कंघी ले लीजिए, ठीक है, कॉम, और उसको आप ड्राई हेयर्स पे काफी देर तक रब करिए, ठीक है? फिर उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइए, तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है. या फिर आप अपने बालों के पास ही लेके आइए, तो भी आप देखेंगे आपके बाल क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे. ना यू में से ये अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पेपर के जो टुकड़े हैं उनके पास भी मास है, कॉम के पास भी मास है, तो फिर तो ये कैसे बोलोगे कि ये चार्ज है? तो मुद्दा यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू फाइनाइट मास इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. तो जो पेपर है वो अगेंस्ट ग्रेविटी कंघी की तरफ नहीं आना चाहिए था. तो इसका मतलब ग्रेविटी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है, ठीक है? दूसरा आप चेक कर सकते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज, जैसे विंडो ग्लासेस रहते हैं, है ना? नॉर्मली आप रूम में ट्रांसपेरेंट विंडोज रहते हैं, तो उसको आप साफ करिए, है ना? कोलिन वोलिन से बढ़िया आपने साफ किया, अच्छा दिखेगा. अब आप कुछ ज्यादा ही साफ कर दीजिए उसको, ठीक है? एकदम मस्त, दिन भर आप कपड़ा लेकर रगड़ रहे हो उसको, है ना? एकदम चमका दिया आपने, पर आप देखेंगे आप जितना ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, रूम में उड़ते हुए धूल के पार्टिकल उतना ज्यादा उससे चिपक रहे हैं. वजह आप इतना रगड़ दिए उस ग्लास को कि वो ग्लास चार्ज हो गया, और ग्लास चार्ज हो गया और ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल जो भटक रहे हैं रूम में, वो इससे क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए. समझ रहे हैं? सो और भी ढेर सारी चीजें हैं चार्जिंग. आपने अगर टैंकर्स देखे हो, पेट्रोल टैंकर्स, है ना, ट्रक्स, इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, इनके जो सप्लाइंग ट्रक्स रहते हैं पीछे, तो आप देखेंगे उनमें आगे या फिर पीछे लोहे की चेन्स होती है, ठीक है? लोहे की चेन्स जो कि कॉन्स्टेंटली रोड को टच कर रही होती है. यू मे फील कि ये क्या मजाक है, कैसा डिजाइन है कि जो रोड से रगड़ता हुआ चल रहा है, ठीक है? आप देखेंगे, अगर आप कभी ध्यान से देखिएगा,
एक चेन रहा तो भी चल जाएगा, डिजाइन के लिए ढेर सारी लगा के रख सकते हैं वो। तो उसका पर्पज क्या है कि जब वो ट्रक किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो एयर की वजह से, फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से उसकी जो मेटालिक बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब वो मेटालिक बॉडी चार्ज होने के बाद अगर वो ट्रक किसी नियर बाय मेटालिक बॉडी से गुजरता है तो वो नियर बाय मेटालिक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर सकता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे सकता है। एंड इस प्रोसेस में, ये जो चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, और दैट स्पार्क कैन कॉज फायर टू दैट पेट्रोल टैंकर। सो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम उसे चेन कर देते हैं, चेन अर्थ को टच कर रहा है तो जो भी एक्सेस चार्ज आता है उस टैंकर के ऊपर वो चेन से होता हुआ कहाँ चला जाता है, अर्थ में। टायर्स जो रहते हैं उनका रबर इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए हमें वो यूज करना पड़ता है। तो ढेर सारी चीजें आप देखेंगे, आजकल बारिश का मौसम है ना, लाइटनिंग आप देख सकते हैं, हैवी लाइटनिंग एंड बादलों के गड़गड़ाने की जो आवाज रहती है, इट्स जस्ट कभी कभी बहुत डरावनी होती है। तो जो लाइटनिंग है वो भी क्या है कि जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स बेसिकली दे आर वाटर वेपर्स, यस। सो जब वो क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं रिलेटिवली फास्टर स्पीड्स पे, देयर इज ए ह्यूज फ्रिक्शन बिटवीन द क्लाउड्स। सो क्लाउड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं। तो चार्ज होने की वजह से, और वो इतना ज्यादा चार्ज हो जाते हैं कि अर्थ सरफेस से या तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स की तरफ मूव करने लगते हैं या फिर क्लाउड्स के इलेक्ट्रॉन अर्थ में मूव करने लगते हैं। और जो एयर है, एयर इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए जो मूवमेंट है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो हमें एज ए लाइटनिंग की तरह दिखाई देता है। एंड लाइटनिंग की कोर में जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई होता है। Alright, so lightning is the process of transferring charge between earth and clouds. So ये natural phenomena हैं जो आप आसपास देख सकते हैं, और ये सारे जो phenomena हैं ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब का explanation हम इस chapter में ढूंढेंगे. So this is the area of excitement you can understand in this chapter. Alright, तो चलिए कुछ काम की बात है हम यहाँ लिख लेते हैं, फटाफट से लिखो. Structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें लिखे एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स which consists electron, neutron and proton. Which consists electron, neutron and proton. Alright, अब इसमें लिख लीजिए लाइन चेंज करके, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है, लाइन चेंज करके लिख लीजिए, nature of charge on electron is opposite from nature of charge on proton. So charge of electron और charge on electron कैसे भी लिख लीजिए, is taken negative. I am saying taken negative. अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव मान लिया जाता और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव मान लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, बस हाँ जो हम आगे रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स जस्ट उल्टे हो जाते, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें चीजों को समझने में. ठीक है, पर जो स्टार्टिंग में मान लिया वही हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसे चेंज करने से भी कुछ खास चेंजेस होने वाले नहीं है. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन नेगेटिव एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टेकन पॉजिटिव. ठीक है, अब आपको ये फॉलो करना है. नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसे लिखते हैं अपन -E, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इसे लिखते हैं +E, वेयर E is a very small number which is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Coulomb is SI unit of charge. ठीक है, so you can note this number. It is a fundamental number in this universe. The charge on electron is 1 into E with negative charge है वो, और चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीट्यूड कितना है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब भी चार्ज की जगह पे आप E यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग बनाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला लिखिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी लाइक मास। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी like mass। दूसरा लिखिए, चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज और एक प्रोटॉन वाला चार्ज। यानी अब हम बोलेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लिख लीजिए, नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। इसमें एक काम की बात लिख लीजिए, लाइन चेंज करके, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम उठा लो आप, पीरियोडिक टेबल में आपको एटम्स बताए जाते हैं, तो कोई भी एटम उठा लो, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, दे पजेस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because number of electron in an atom is equal to number of proton in it। हाँ, अगर ये इम्बैलेंस कर दिए जाए तो वो आयन में बदल जाते हैं, यानी वो चार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए। इफ some electrons are taken away, some electrons are taken away from atom, it becomes what? Positively charged। सिंपल सी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, उसके किसी और को दे दिए, तो उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन 10, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को मिलके कैंसिल आउट कर लेंगे इफेक्ट को, तो बचा भाई 2 प्रोटॉन डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो if electrons are taken out, then atom becomes positively charged, and if extra electrons are given to an atom, it becomes negatively charged। ठीक है, अब एक काम की बात सुनिए, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन चार्ज ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, बट इन जनरल, लिख लीजिए, इन जनरल प्रोटॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट, प्रोटॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट in charging processes। ठीक है, ब्रैकेट में आप इन एटॉमिक रिएक्शंस लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वह न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है, जबकि इन जनरल हम बात करें तो प्रोटॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखें, और अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करने से पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन खो देने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है। कोई अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। यानी शेयरिंग हमेशा किसकी कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की।
क्योंकि वही आउटर शेल्स में होते हैं। न्यूक्लियस इज बहुत छोटा होता है पहली बात तो, और दूसरा बात सबसे अंदर होता है एटम में। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये बात समझ लें आप, चार्ज कंजर्व्ड है। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी लिखेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, total charge remains same, however a particular body may be charged or discharged. However a particular body may charge or discharge. For example, suppose एक सिस्टम में ये दो मार्कर्स है, ठीक है, इनके पास टोटल जो चार्ज है वो वही है। हो सकता है ये मार्कर चार्ज हो जाए, ये डिस्चार्ज हो जाए, या ये डिस्चार्ज हो जाए, ये चार्ज हो जाए, एंड सो ऑन। टोटल चार्जेस चेंज नहीं होंगे, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ समथिंग। जैसे आजकल हमारे पास जो करेंसी है वो किसके मल्टीपल में रहती है? 1 रुपीज। ठीक है, तो 1 रुपए, 1 रुपी इज द स्मॉलेस्ट और यू से द क्वांटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे 10.5 रुपए लाके दे दो, 10.5 रुपीज दे दो लाके, आप नहीं दे सकते 10.5 रुपीज, क्योंकि 0.5 रुपीज एग्जिस्ट ही नहीं करते आज की इकोनॉमी में। आप समझ रहे हैं बात? तो यहां का जो क्वांटा है वो कितना हो गया? 1 रुपी। सपोज इंडियन अगर हम 1 रुपी भी स्क्रैप कर दें, 2 रुपी भी स्क्रैप कर दें और 5 रुपीज से ही स्टार्ट करें, तो सपोज क्वांटा को हम 5 रुपीज कर दें, तो फिर आप मुझे 5 रुपए लाके दे सकते हैं, 10 लाके दे सकते हैं, 15 लाके दे सकते हैं, 20 लाके दे सकते हैं, आप मुझे 22 रुपीज नहीं दे सकते, क्योंकि 22 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। तो क्वांटा का मतलब आप समझ गए। ठीक है, अब चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि से ए बॉडी has charge q, then q can be expressed as n into e, where n must be an integer। ये होगा ही होगा। ठीक है, अब ऐसा होगा क्यों? देखो क्यों होगा ऐसा। सपोज ये आपकी बॉडी थी, ठीक है, दिस इज द बॉडी, और ये आज इसके पास चार्ज है, जो भी चार्ज है Q, वो आया कैसे होगा? 2 तरीके हैं। या तो इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे? एब्जॉर्ब, या अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर दिए होंगे। अब आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन या तो पूरा बाहर जाएगा या फिर पूरा अंदर आएगा, एंड सेम वे। इसका मतलब उस पर चार्ज या तो प्लस ही आएगा, या +2 ही आएगा, +3 ही आएगा, +4 ही आएगा, +1 लाख ही आएगा, या फिर -e, -2e, -3e, means the charges like this: e/3, 5e/7, or minus of 15e/11, that does not exist because फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, however in quantum physics we have find some subatomic particles which we don't have to talk about at all, which have charges like e/3 or e/4, but they are subatomic, highly unstable particles, all right, but yes they possess charges like fractions, but आपको ये कंसिडर नहीं करने हैं। तो हमारे लिए क्या है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और हमेशा कैसा मिलेगा वो? लाइक +e, +2e, +3e, +4e, लाइक दैट। ओके ओके
चलिए इस पे बेस्ड एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए वो क्वेश्चन, ए बॉडी हैज 8 माइक्रोकूलम चार्ज, 8 माइक्रोकूलम चार्ज। जब मैं 8 बोल रहा हूं इसका मतलब +8, ठीक है, -8 रहेगा तो -8, तो यहां पे प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा just to understand the nature of it. Here minus is not less, minus is just opposite to plus, and minus can cancel out effect of plus if placed together. So question is, a body has 8 microcoulomb charge. Find how many electrons are taken out from this body. How many electrons are taken out from this body? Can you? बिल्कुल, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, n इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, तो इसके पास चार्ज कितना होता है Ne, वो है किसके इक्वल, 8 माइक्रोकूलम के, तो n आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻, कितना, 19 यानी 13, यानी 5 इंटू 10⁻13 electrons are being taken away from this particular body, okay, to, that's why it has how much charge, 8 microcoulomb. Now you may be surprised कि एक एटम से इतने इलेक्ट्रॉन कैसे ले लिए। नो, एक मोल, जैसे एक मोल ऑफ कार्बन ले लो आप, 1 मोल कार्बन, तो उसमें कितने एटम ऑफ कार्बन होंगे, 6 इंटू 10⁻23, तो मैं अगर हर एटम में से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरे पास 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे बाहर, और उस पर चार्ज भी उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम बॉडी बोलते हैं मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू मैनी एटम्स, सो इट्स पॉसिबल टू टेक आउट दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। बट हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि जो कूलम है, कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, बिकॉज 1 कूलम के लिए आपको कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा आप खुद देखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻19 डिवाइडेड बाय how much you get, 10/16, 5/8 into 10⁻19, just divide it, how much you get, 0.625 into 10⁻19, so you have 625 into 10⁻, कितना आ जाएगा, 16 electrons. So for a body to have a charge of how much, 1 coulomb, it needs 6.25 into 10⁻18 electron transfer. So 1 coulomb is a very big unit of charge. तो in general जो हम चार्जेस डील करेंगे इस चैप्टर में, वो माइक्रो कूलम यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके। आगे कुछ प्रॉपर्टी और है जो आप लिख लीजिए, लाइक चार्ज इज always associated with mass, charge is always associated with mass, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है, तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब क्या होगा, मास ट्रांसफर भी होगा, ऑलराइट। नाउ हाउएवर मास बिना चार्ज के हो सकता है, ऐसे न्यूट्रॉन के पास मास है पर उसके पास चार्ज नहीं है, ओके। अब अगली बात, चार्ज जो है वो इररिलेटिविस्टिक है, राइट, चार्ज इज इररिलेटिविस्टिक, मतलब रेफरेंस फ्रेम से चार्ज को कोई लेना देना नहीं है। चार्ज इज इररिलेटिविस्टिक मींस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट पॉइंट, charges at rest produce electric field. Charges moving with
constant velocity produce electric as well as magnetic field. Charges moving with constant velocity produce electric as well as magnetic field, and accelerating charges produce electromagnetic waves. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पूरा का पूरा ब्रांच जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें धीरे धीरे आपको ये जो रहस्य है वो खुलते जाएंगे। तो ये जो चैप्टर हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमेना की बात कर रहे होंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे चार्जेस मूव कर रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि वहां हम किसकी बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। फिर आगे के चैप्टर्स में एक्सेलरेटेड चार्जेस में हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ऑलराइट, सो दिस विल बी द जर्नी वी विल हैव। एनीवे, लेट्स रिटर्न बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हेडिंग लिख लीजिए चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब चार्जिंग कौन कौन से तरीके से की जा सकती है किसी भी बॉडी की। अब चार्जिंग कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है, हर एक बॉडी के पास ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। हमारे पास या कोई भी छोटा सा आप डस्ट का पार्टिकल भी उठा लें, उसके पास चार्ज है, पर प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो कैसा है, न्यूट्रल। अब उसे अगर चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। दिस इज द चार्जिंग, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी में लिख लीजिए, चार्जिंग कैन बी डन इन टू वेज। वन, आइदर टेक some electrons from the body, out, or provide some electrons to the body. This is a fundamental. अब ये कितने तरीके से हो सकता है, टाइप्स और मेथड्स ऑफ चार्जिंग इफ आई से, तो फर्स्ट वेरी सिंपल मेथड इज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ऊनी कपड़े है ना, ठंड में जो हम कपड़े पहनते हैं उनको आप रगड़ दो। नॉर्मली आप अंधेरे कमरे में कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं और आप एकदम उसमें अपना हाथ या पैर कुछ मूव करेंगे, देन यू विल फील स्मॉल स्पार्क्स, यू कैन इवन हियर द साउंड। सो व्हाट इज दैट? दैट वुलन क्लोथ इज गेटिंग चार्ज्ड। ओके, अब वुलन क्लोथ अकेला तो चार्ज हो नहीं सकता, आपका हाथ पैर जब भी आप रगड़ रहे हो उससे, वो भी क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। यस, व्हेन यू रब योर हैंड्स गेट चार्ज्ड। सो इट्स अ सिंपल थिंग। कभी कभी होता है आप बाइक वगैरह चला के आ रहे हैं बहुत तेज, बहुत दूरी से, और आप आके अचानक से दरवाजा खोलते हैं, मेटल हैंडल पकड़ते हैं, एंड यू फील ए शॉक, झटका लगता है आपको। वाई? बिकॉज जब आप बाइक चला रहे थे तो हवा की वजह से, हवा के जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से आपकी बॉडी चार्ज हो गई। आप ऑलरेडी एक्सेस चार्ज रखे हुए हैं या फिर जरूरत से कम चार्ज आपके पास है, तो जैसे ही आप किसी मेटल को टच करते हैं, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आइदर टू थिंग्स हैपेंस, that few electrons moves from the metal to your body, and there is a small air gap between. Air is a bad conductor, so it's just a lightning, छोटी वाली lightning बोल दो आप उसे, जो वहां पे होता है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप दो बॉडीज को रगड़िए, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिव उसमें से, ठीक है, ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दूसरा जो मेथड है, इट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा जो मेथड यूज किया जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब भी समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये है कि एक बॉडी है विच इज ऑलरेडी चार्ज्ड, दिस इज द चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। और मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए किसी ने। अब ये जो चार्ज बॉडी है वो किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए, न्यूट्रल बॉडी से टच कर दीजिए।
मैं यहाँ पे टच को ऐसे दिखा रहा हूँ, जस्ट इट इज द सिंबल ऑफ की। तो जैसे हम की क्लोज करेंगे व्हाट विल हैपन, इसके पास चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, इसके पास चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, और जब हमने की क्लोज कर दी तो हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास भी कुछ चार्ज आ जाएगा, बट टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो ये आपकी फर्स्ट बॉडी थी, लेट्स कॉल इट फर्स्ट बॉडी, दिस इज सेकेंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी। सो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब किस पर कितना चार्ज रहेगा, कितना मूव कर जाएगा, वी विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव इन द चैप्टर, ओके। तो कंडक्शन चार्जिंग क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी को आप फिजिकल कांटेक्ट में रख दिए, टच करा दिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो लिख लो, हियर इन कंडक्शन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इन कंडक्शन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। अगला जो तरीका है चार्जिंग का, इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये भी समझ लो। आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यू हैव ए चार्ज बॉडी, दिस इज बॉडी 1, दिस इज ऑलरेडी चार्ज्ड, ठीक है, और आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दूर है, हियर यू हैव ए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, इट इज बॉडी 2। इनको पास में लेके आते हैं, ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, व्हाट हैपेंस, टच नहीं करना है, सिर्फ पास में लाना है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स वर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट व्हाट हैपेंड कि यहां पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा इस बॉडी में, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्जेस, और यू से द वाइस वर्सा, ओके। नाउ डू नॉट थिंक कि पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, इसका पॉजिटिव चार्ज दूर नहीं गया, क्योंकि पॉजिटिव जा ही कैसे सकता है कहीं भी, वो तो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पहले क्या था, हर न्यूक्लियस के पास बराबर इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रल था। जैसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक कॉलोनी है, ठीक है, और एक कॉलोनी की फैमिली में, हर फैमिली में एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो फैमिली में बड़े लोग और एक छोटा बच्चा, बड़े लोगों को आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, छोटे बच्चे को इलेक्ट्रॉन मान लो, नेगेटिव चार्ज। सब लोग खुश हैं, सबका बैलेंस्ड है फैमिली। अचानक से बाहर, है ना, कोई चॉकलेट बांटने के लिए आ गया, ठीक है, और उसके घर वालों ने, बच्चे बहुत दिनों से चॉकलेट मांग रहे थे और उन्होंने दी नहीं। जैसे ही उनको लगा है ना बाहर चॉकलेट मिल रहा है फ्री में, दे रश्ड, दे मूव टुवर्ड्स, घर से बाहर गए। वो घर से बाहर गए तो क्या हुआ, चॉकलेट वाले के आसपास ढेर सारे बच्चे कलेक्ट हो गए और घरों में बच्चे ही नहीं बचे। तो घर, बच्चे डेफिशिएंट हो गए ना, तो घर कैसा चार्ज दिखाने लगेंगे, पॉजिटिव। हालांकि बड़े लोग कहीं मूव नहीं किए हैं, और जो चॉकलेट वाला है उसके पास जरूरत से ज्यादा ही बच्चे आ गए, तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो नेगेटिव। आप समझ पा रहे हैं ये बात। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसी के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भाग गए, चार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो दूसरी साइड उधर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। ऑलराइट, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट इसमें और उसमें फर्क क्या है, सबसे पहली बात लिखो, इन इंडक्शन नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। In induction, no actual transfer of charge takes place. दूसरी बात, total charge on neutral body is still zero. वो चॉकलेट वाले के आने की वजह से कॉलोनी के बच्चों की संख्या नहीं बढ़ गई है, ठीक है, वो तो अभी भी उतने ही है। ऑलराइट, बस डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। सो
न्यूट्रल, हमने क्या लिखा? टोटल चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी इज स्टिल 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द न्यूट्रल बॉडी is taken out of influence of charged body, is taken out of influence of charged body, it will again become without partial charges. इनको partial charge बोलते हैं, without partial charges. partial का मतलब आफ्टर ऑल टोटल कुछ नहीं है ना। जैसे आप घर में दो भाई हैं और एक भाई के पास 100 रुपए है, दूसरे भाई के पास कुछ नहीं है। उसने बोला भाई मुझे 10 रुपए उधार दे दे, मैं कल लौटा दूंगा। तो इसने 10 दे दिए तो उसके पास 90 रह गए। घर में तो अब भी कितने रुपए हैं? 100 रुपए ही हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को हटा लें यहाँ से, या न्यूट्रल बॉडी को हटा लें, जिससे एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाए, फिर से न्यूट्रल जैसा था वैसा हो जाता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम इंडक्शन। समझ गया इंडक्शन क्या है? इंडक्शन में कोई एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट शिफ्टिंग या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है। नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी इज स्टिल 0, और अगर चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस से न्यूट्रल बॉडी को हम बाहर ले गए तो फिर न्यूट्रल पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज charging by induction. Now write a note, एक न्यूट्रल बॉडी, राइट, a neutral body and a charged body, a neutral body and a charged body always attract each other. A neutral body and a charged body always attract each other. Can you tell me why? Because ये जो चार्ज्ड बॉडी है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी का सामने का फेस कैसा बनेगा? नेगेटिव, और दूर वाला फेस कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। पर पॉजिटिव पॉजिटिव की दूरी हमेशा ज्यादा रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव से, इसीलिए एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जबकि दो चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस और सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, ध्यान से सुनिए, इफ आई हैव टू बॉडीज, मुझे नहीं पता ये चार्ज हैं या नहीं है, मैं इनको पास में लाया और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैन आई से बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड? नो, मैं इन्हें पास में लाया और ये रिपेल कर रहे हैं, कैन आई से बोथ आर चार्ज्ड? यस, okay, because in case of attraction it may be that one of the body charged and the other body is neutral, then also they'll attract, yes. But if one body is charged, another body is also charged, and I'm sorry, if they are repelling, it means what? It means both of them have charge of same nature. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि if I want to 100% sure that both the bodies have charge, then I should do the repulsion test, not attraction. Okay, तो लिखेंगे यहां पे अपन एक साथ that repulsion is a sure test of charging. Repulsion is a sure test of charging. ठीक है, ये जो नोट लिखा है हमने आखिरी में, इट इज जनरल नोट। अब समझिए, चार्जिंग कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। व्हाट इज चार्जिंग आफ्टर ऑल? इज यू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स और यू गिव सम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी लगती है, आप वो एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। जैसे फ्रिक्शन, आप रगड़ते हैं, एनर्जी इंपार्ट करते हैं दोनों सरफेसेस को। कंडक्शन इंडक्शन फील्ड की वजह से होता है। और एक एमिशन है जिसे हम बोलते हैं फोटो आयनिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका मतलब है कि किसी भी मेटल के ऊपर आप लाइट फॉल करा दीजिए, ठीक है, लाइट एनर्जी है, और अगर सिग्निफिकेंट एनर्जी मिल जाए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर चले जाएंगे और ये मेटल क्या हो जाएगा, चार्ज. सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? इज सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लाइट. ओके, ये एक और तरीका हो गया चार्जिंग का, नंबर 4. पांचवा, थर्मो आयोनिक एमिशन. थर्मो आयोनिक एमिशन, इसमें क्या करो भाई, गर्म कर दो, टेक ए मेटल एंड यू हीट इट. मैं मेटल बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेटल सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से बाहर आ सकते हैं. सो यू हीट इट एंड देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल may go out and metal will become charged. So this is again a way of charging a body. Now sixth is called the field emission. The field emission, what is field emission is, suppose you take the metal, okay, and you put it in a very strong electric field. So this electric field will apply force on electron, so the electron may come out बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ फील्ड. तो भी ये जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी. तो ये इस टाइप का जो चार्जिंग कहलाता है वो फील्ड एमिशन कहलाता है. आप लोग समझ गए? दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी. ठीक है, चलिए. ओके, तो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे. सपोज दो बॉडीज दी गई हैं और उनमें से एक बॉडी चार्ज है. सपोज दिस इज द क्वेश्चन हियर. These are two bodies, namely A and B. Say A is positively charged. I know nothing about B, but I know they are attracting each other. A and B attracts each other. ठीक है? Then charge on B can be, say, first option positive, second option negative, third option 0, none of these. What will be your answers? Now attraction दो तरीके से हो सकता है. या तो वो अपोजिट नेचर के चार्ज हो, यानी B कैसा हो, नेगेटिव हो, या फिर ये न्यूट्रल हो, क्योंकि चार्ज और न्यूट्रल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इसके दो पॉसिबल आंसर आ गए, या तो B भी बोल सकते हो या फिर C, यानी कि जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और वो जीरो चार्ज भी हो सकती है, यानी न्यूट्रल हो सकती है. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी पे बेस्ड है ये. 5 मेटेलिक बॉल्स A, B, C, D and E, 5 बॉल है, A, B, C, D and E are used in an experiment, and the following observations are made. अच्छा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? फर्स्ट, A repels C and attracts B. Bombay. Agra repel Chennai and attract Bombay. दूसरा ऑब्जर्वेशन, Delhi attract Bombay and has no effect on elephant E. Next observation, third, a negatively charged rod. ये मेरे एक्सपेरिमेंट, मेरे पास एक रॉड है and I'm sure it is negatively charged. A negatively charged rod attracts both Agra and elephant, यानी A and E. Now find
find charges on all the 5 bodies. I leave it as a question to you. आपको बताना है A के ऊपर कैसा चार्ज है. आपके पास 3 चॉइसेस है, पॉजिटिव है A, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. ऐसे ही B, C, D, E सबके बारे में आपको बताना है from this experiment here. So that's it in the first part of the lecture. All right, thank you.